नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि जैसे आपको जानकारी है कि मंडे से लेकर हम फ्राइडे तक पर डे एक प्रश्न लेके आते हैं और वो भी यूपीएससी की धर्मशाला से निकल के आता है। उस प्रश्न को हम लोग करने का अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिन लोगों ने अभी इनरोल नहीं किया है, जिसको सपना है कि मुझे स्टेट पीएससी का यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देना है, 14 मई को प्रस्तावित है। और कहा जाए तो आपके पास समस्या है कि आपको स्ट्रेटेजी नहीं है, आपके पास एक डायरेक्शन नहीं है, बेस्ट कंटेंट नहीं है, बेस्ट कहा जाए तो पढ़ने के रिसोर्स नहीं है, तो आप 199 में इसको ले सकते हैं। बहुत आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और यहाँ से देखा जाए तो ये आपके लिए एक बूस्टअप का काम करेगा। तो जाइएगा, इनरोल कर लीजिएगा उजांग के टाइम लर्निंग एप्लीकेशन को, और वहाँ जाके अपने आप को इनरोल कर लीजिएगा। आज से ही बैच स्टार्ट हो रहा है। और कोई दिक्कत आती है तो काउंसलर का नंबर है 87507111002233। टेक्निकल कोई दिक्कत आती है तो 959919। जो भी प्रॉब्लम है यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। चलें आज की जर्नी को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आज 20 जनवरी का जो प्रश्न है, क्या प्रश्न है, वो GS4 से निकल के आया है प्रश्न। समझ लेते हैं। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। एक व्यक्तिगत तरीके से कहा जाए तो कोई आम व्यक्ति भी इस प्रश्न का आंसर लिख सकता है, लेकिन आप आम व्यक्ति नहीं हैं, आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं। तो आपकी जो भावनाएं हैं यहाँ से ये कह सकते हैं कि ऐसे होनी चाहिए कि मैक्सिमम शब्दों को संक्षिप्त सार में लिखा जाए और ऐसे डाटा के साथ लिखा जाए जिससे कि लगे कि एग्जाम को चेक करते समय कि हाँ, जो इसका मूल्यांकन किया इस प्रश्न का बहुत बेहतर किया है। तो चलिए इस बात को हम लोग यहाँ से बात करने का प्रभाव करते हैं। A building permitted for this floor by extended illegally to 6th floor by a builder। एक इमारत की 3 मंजिल के लिए अनुमति है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि इमारत को जो है उस एरिया में 3 मंजिल के लिए अनुमति है या अनुमत है, जबकि एक बिल्डर द्वारा अवैध रूप से 6 मंजिल तक बढ़ाई गई है। लो जी, उसके बाद वो ढह जाता है। परिणाम स्वरूप महिलाओं और बच्चों सहित कई निर्दोष मजदूरों की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। ये मजदूर अलग अलग जगहों के प्रवासी हैं। सरकार ने तुरंत पीड़ित परिवार को नगद राहत देने की घोषणा की है और बिल्डर की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। देश भर में हो रही ऐसी घटनाओं के कारण बताएं, इनकी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय बताएं। आप थोड़ी सी भावनाओं से खेलने का प्रयास करें कि जब किसी भी जगह जो बिल्डिंग बनाने का अनुमति है वो 3 फ्लोर हो, उसमें 6 फ्लोर बन जाएंगे, तो उन मजदूरों का क्या दोष था। वो तो बेचारी रोजी रोटी के लिए अपना से जीवन यापन करने के लिए वहां मजदूरी कर रहे थे। उनके लिए तुम 8 फ्लोर बनाओ, उनसे कोई मतलब नहीं हो, तो बेचारे उनको मजदूर चाहिए। इसमें समस्या 2 लोगों के साथ आती है, एक सरकार के साथ में और एक जो बिल्डर बना रहा है उसके साथ में। जब भी हम किसी इमारत को बनाते हैं तो वहां का सुपरविजन करने के लिए अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं। अब समस्या ये आती है कि बिल्डर ने यहाँ 6 फ्लोर तक बनाया कैसे, और बनाया तो अनुमति दी किसने। अब दोनों ही लोग इसमें क्या होंगे, आराम से पकड़े जाएंगे। लेकिन जरूरत यह है कि आपसे ये नहीं पूछ रहा कि इसमें क्या करना चाहिए, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे कारण क्यों है, क्या कारण है इनकी वजह से हो रहा है। आपसे ये नहीं पूछा कि इसमें क्या, उन्होंने तो कर दिया जो करना था इस मुद्दे में। भाई सरकार ने घोषणा कर दिया पैसा मिलेगा और बिल्डर को गिरफ्तार कर लेंगे, बात ही खत्म। इंडिया में यही तो होता है कि भैया ठीक है, कोई आदमी मर गया, 10 लाख रुपए आराम से जीवन यापन करो, बात ही खत्म। जितना वो कमाता है इतना तुमको दे दिया है, बाकी जिसने किया गिरफ्तार कर लिया, बात। लेकिन जड़ें कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। कल को ये घटना होगी, इसका जिम्मेदार कौन होगा, कल को जो समस्या आएंगी उनका जिम्मेदार क्या होगा। इस विषय पर यूपीएससी एस्पिरेंट के नाते 2017 की धर्मशाला से निकला हुआ ये प्रश्न है, और इसको आपको कहाँ कन्वर्ट करना है, कारण बताने हैं और इसके कुछ उपाय बताने हैं। तो यदि आप यूपीएससी की एस्पिरेंट है तो आपके दिमाग में इस प्रश्न को लेके एक फिल्म सी बननी चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं मस्ती के साथ। यदि आप इस प्रोग्राम से थोड़े बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हो तो जरूर कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। सर बिल्कुल मज़ा आ रहा है। बहुत कुछ मैं चेंज करने वाला हूँ। आज शाम में मैं 9:45 PM पर लाइव आ रहा हूँ, बहुत प्रोग्राम को लेके और आपके सवाल जवाब लेके कि हाँ, जीवन में संघर्ष का सामना कैसे करें, या पढ़ाई करते समय स्ट्रेटेजी कैसी फॉलो करें, या किन किन रिसोर्स का चयन करें। तो सभी लोग जुड़िएगा, आनंद लीजिएगा, बहुत मज़ा आ जाएगा। 9:45 इसी चैनल पर। यहाँ से जब भी तुम प्रश्न को लिखोगे दोस्तों, तो इसके 3 पैरामीटर से आप प्रश्न को खींचोगे। पहला, कुछ यहाँ बता दीजिएगा इंट्रोडक्शन देके कि जो घटना है उसके बारे में, कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो यहाँ इवेंट के बारे में, घटना के बारे में थोड़ा डिफाइन कर लीजिएगा कि देश भर में, यहाँ बताएंगे हम लोग कि देश भर में, देश में जो नियमित आधार है, जो हमारा इमारत गिरने की कई घटनाएं लगातार सामने आई हैं,
जिसके कारण निर्दोष मजदूर जो बाकी जो रहने के आसपास के लोग हैं उन्हें मौत का सामना तक करने पड़ा है। इसका नियमों का पालन ना करने के कारण कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि जीवन पर भारी नुकसान पहुंच रहा है। इंट्रोडक्शन में इतना आप दे देंगे। सेकंड प्रश्न की जो डिमांड है वो घटना के बारे में आपसे डिस्कशन करना नहीं चाह रहा है, इसके बारे में चाह रहा है कि ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं उनके कारणों के बारे में चर्चा करें, उनके रीजन के बारे में बताइएगा, क्या उनका रीजन है कि लगातार क्यों लगातार ये बढ़ रही हैं। उसके बाद यहाँ आपसे कुछ सजेशन मांग रहा है कि क्या करना चाहिए। अब देखिए ये हर किसी आदमी के अपने अलग हो सकते हैं, ये भी अलग हो सकते हैं, लेकिन आपको बेहतर का चयन करना है, यूपीएससी आपसे यही डिमांड करता है। आइए हम यहाँ से मस्ती के साथ इस प्रश्न के तीनों भावनाओं पे खेलने का प्रयास कर लेते हैं। तो यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अपनी कहानी को, कि देश में नियमित आधार पर इमारत गिरने की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। जिसमें नियमों की अनदेखी करने के बाद मजदूर एवं निर्दोष को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सामना करना पड़ रहा है, जो एक जीवन की या जीवन में क्षति है। इतना आप उसको दे देंगे तो क्या समझेगा कि आपने बता दिया कि लगातार ये घटना बढ़ने की वजह इंडिया में लगातार बढ़ रही है, उसकी वजह क्या है। यहाँ कानून को एक बार ताक पे रख दिया जाता है, या कानून को किसी के दस्ते में डाल दिया जाता है कि पैसे के माध्यम से, दलाली के माध्यम से, करप्शन के माध्यम से, और वो समस्या पैदा करता है। यहाँ से इन चीज़ों के बारे में जब तुमने लिखा तो यहाँ से थोड़ा सा मजा सा आ जाएगा। अब यहाँ गिरने की जो वजह है नियमों की वो कई सारी हो सकती हैं। हो सकता है कि वो 3 बिल्डिंग बनना था 6 बिल्डिंग बना दिया। हो सकता है कि इसमें जो माल लगना था वो घटिया माल लगा दिया। हो सकता है कि वहाँ उसके किस रेशियो में, किस स्ट्रक्चर से बनना था उस स्ट्रक्चर में नहीं बनाया। कई सारी ऐसी घटनाओं को, नियमों को अनदेखी करने के कारण क्या हो रहा है, घटनाएं हो रही, इसलिए हमने एक पॉइंट में डाल दिया नियमों की अनदेखी करना। नहीं तो यहाँ बार बार लिख दे गुणवत्ता का सही ना होना, ढांचागत तैयारी ना होना, ये सारी बातें यहाँ लिख सकते थे। आगे चर्चा करें कि यहाँ मूल कारण क्या है, इसके बारे में समझने का प्रयास करें कि यहाँ ऐसा कारण जो हो रहा है, ये घटनाएं जो हो रही हैं, इसके कौन कौन से कारण हैं। कम से कम 6-7 पॉइंट तो कारणों में आपको लिखना ही पड़ेगा, तब उसकी समझ में आ पाएगा कि यहाँ से कैसे आ रहा है। सबसे बड़ा कारण, जहाँ पे 3 बिल्डिंग मकान था उसको 6 बिल्डिंग बनाने का मतलब ये है कि यानी बिल्डरों द्वारा जो नियम कानून है उनको कोई पालन नहीं किया गया। यानी राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता जो कहती है उसके आकार पर या उसके आधार पर नहीं बिल्डिंग का निर्माण किया गया। तो पहला यही लिखेगा कि बिल्डरों के द्वारा राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, जो कानून का एक दस्तावेज है, संहिता का पालन नहीं करना सबसे बड़ा कारण है। अगर इसका पालन कर रहे होते तो व्यक्तिगत तरीके से नक्शा जब पास होता है उसके अनुकूल वो पास करके उसके आधार पे फिर वो सुपरविजन नहीं कर पाना, ये भी एक मूल कारण हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो क्यों नहीं हो पाना कारण, क्योंकि कानून की क्या है, उदासीनता है। कानून की उदासीनता का मतलब ये हुआ कि कानून से कोई डरता नहीं है। कानून एक जगह से शून्य। आज के समय में तुम देखोगे लोगों को हम अवॉइड करते हैं, भैया हेलमेट लगाओ मर जाओगे अगर कहीं ठुक ठका गए तो आप लोग,
वहाँ उसके लिए हम लोग चालान काटते हैं। तो लोग हेलमेट क्यों किसके लिए लगाते हैं? हेलमेट लगाता है आदमी चालान से बचने के लिए, ना कि मरने के लिए। तो यानी यहाँ कानून को उदासीन मान लिया गया है कि यदि पकड़े भी जाएंगे 100-200 रुपये 50 जो भी फाइने देके छूट जाएंगे। तो यानी कानून की उदासीनता कारण क्या है? अवैध निर्माण में लगातार क्या हो रही? वृद्धि हो रही। तो लिखिएगा कानून की उदासीनता के कारण अवैध निर्माण में वृद्धि होना, अवैध निर्माण में वृद्धि होना इसका एक मूल कारण है। इतना तुम लिख दोगे तो उसके बाद आप लिखेंगे, तो उसके बाद यहां लिखेंगे कि नियमों के अनुसार, नियमों के मापदंड के अनुसार, अच्छा पॉइंट बनेगा, मापदंड, मानदंड, मानदंडों के अनुसार निर्माण ना होना। इसकी भी एक वजह है, आज के समय में बिल्डिंग जैसे बन रही होती है तो आज की सुख सुविधाओं के माध्यम से हम ये चीज़ देख पाते हैं कि आदमी सोचता है कि मेरा डाइनिंग टेबल इधर है, इधर कुछ चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हमारी खुशबू ने कहीं ना कहीं हमारी महक की जगह गंदगी को बिखेर दिया है। पूजा घर यहाँ होगा, ये होगा, कुछ हमारी अपेक्षाएं जो है लगातार वो बढ़ने की वजह से हम भौतिकतावाद पे यूज में पश्चिमी शैली का चयन हुआ। तो उसकी वजह से जो मकान बन रहा है, जो एक पिलर्स खड़े हुए हैं, अब वहाँ पिलर नहीं है, उस पर ज़्यादा वजन डलेगा तो क्या होगा? एक प्रकार से कह सकते हैं उसके मानक के तरीके चेंज हो जाएंगे। तो ये भी हम कह सकते हैं नियमों के अनुकूल हम लोग नहीं बनाते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आप डालिएगा, जो उपयोग हो रही है वहाँ पे प्रयोग हो रहा है, उपयोग में जो प्रयोग हो रहा है बनने में, उसकी खराब गुणवत्ता है। पैसे के लालच में क्या होता है कि यहाँ पे आदमी कम बेकार का माल लगा देता है, और कम बेकार माल लगाने की वजह से उसकी जो गुणवत्ता है जो होना चाहिए वो नहीं लगा पाते हैं। इसीलिए वो अवैध तरीके से बिल्डिंगें बना बना के, ये भी एक तरीका है कि अवैध तरीके से क्या होती हैं, बिल्डिंगें लगातार बन रही हैं। अवैध तरीके कई प्रकार के होते हैं, जैसे बिल्डरों ने क्या किया, किसी जमीन को कैप्चर कर लिया कम पैसों में, या किसी और तरीके से सरकार से ले लिया, किसी और व्यक्ति से ले लिया, तो वहाँ अवैध निर्माण कर दिया, और करने से सोचा कि इस पर मैं ऐसी माल वल लगा के उसको बेच दूंगा। तो एक प्रकार से संपत्तियों के जो चलन की आज की उदासीनता है, वहाँ खरीदने की बेचने की वो हम लोग बढ़ चुके हैं। आपने देखा वो सरकारें काम कर रही हैं, जिसके पास अवैध संपत्तियां हैं उनको जब्त करने का काम कर रही है, लेकिन क्या वो वहां तक पहुंच पा रहे हैं जहां संपत्तियां हैं? वो पकड़ किसे रहे हैं? एक ऐसे व्यक्ति को जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तो समझने का प्रयास करें, ये भी एक रास्ता हो सकता है। यहाँ से और भी पॉइंट बन जाते हैं, जो बिल्डरों के नैतिक गुण होने चाहिए। सबसे बड़ी जबरदस्त बात तुमको बताता हूँ, एक बिल्डर जो होता है, आप देखिए जाके, हमेशा हर किसी फील्ड में एजुकेशन की नीड होती है। एजुकेशन मतलब शिक्षा की नीड होती है। शिक्षा का मतलब, अगर आप बाइक को चलाना जानते हैं तो इसको ठीक करना नहीं जानते हैं, रियल बात है। तो जो अगर बिल्डिंग आप बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए बिल्डिंग बनाते समय कि नैतिक गुण क्या होते हैं, मानव के गुण क्या हो रहे हैं, मानव हानि होने से नुकसान क्या होता है, बिल्डिंग बनने का तरीका क्या होता है। यानी उसे उस फील्ड में ज्ञान तो होता है, लेकिन उसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि बिल्डरों में नैतिक गुण की कमी, नैतिक गुण की कमी। और ये सारे जब तुम मानक उसको दे दोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी। और भी बहुत सारे कारण यहाँ से बन सकते हैं, जैसे सरकारी जो आवास है वहाँ किफ़ायती तरीके से ध्यान रखना ना हो पाना, ये भी एक कारण हो सकता है। तो दोस्तों इतना आप दे देंगे, उसको समझ जाएगा कि हाँ बंदे के पास सारे एस्पेक्ट उसने इकट्ठा करके उसको पिरो दिए हैं। आपको नंबर मिलने की जो भूमिका है बड़ी आराम से टैकल हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ, इसका उपाय या सजेशन क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों। सजेशन क्या हो, देखिए क्या सजेशन दे सकते हैं। बहुत मस्ती के साथ यहाँ से 3 4 5 सजेशन दे दीजिएगा, वो समझ जाएगा कि यहाँ से आपने कुछ ज्ञान की जो पवित्र धारा है लगातार बह रही है। क्या देंगे? पहला कदम तो यही होगा, जो महत्वपूर्ण नियम है उनको सही तरीके से विनियमित किया जाए, यानी लागू किया जाए। जैसे यहाँ लिख लीजिएगा कि जो निर्माण नियम है, निर्माण नियमों को बेहतर तरीके से विनियमित किया जाए। जैसे कौन सा नियम? जो बिल्डिंग बनाने के लिए होते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता कहते हैं। अगर वो बेहतर नियमों के अनुकूल होगा, जैसे एक बाइक चलाने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं,
जूते पहन के बाइक चलाना पड़ता है, लाइट काली ना हो, नंबर सही लिखा हो, हेलमेट लगाया हो, 2 यात्री बैठे हो। ये सारे क्या मानक हैं? इसके मानक के अनुकूल बढ़ेगा तो हर चौराहे पे पुलिस खड़ने की आवश्यकता क्या पड़ेगी, सोचिएगा। सरकार को इतना रिवेन्यू खर्च करना पड़ता है हमारे ऊपर कि सुरक्षा करो भैया, ये 2 आदमी जा रहा तो छोड़ दो, 3 जाकर पकड़ लो। बताइए इससे क्या देश का विकास होगा क्या? भारत तो यहीं तो उलझा पड़ा है कि देश यहीं बैठा हुआ है जंजीरों में जकड़ा हुआ कि बस भैया जो हमारे पास है इसी में तुम खुश रहो और इसी को हम लोग कर लो। ये विकास का मानक नहीं। हर आदमी की इच्छा है मंगल पे जाके पानी पिए, हर आदमी की ख्वाहिश है कि मैं भी बड़े बड़े सपने देख के महल हवाई जहाज यहाँ घूमूं वो करूँ, लेकिन कहाँ से होगा? इनोवेशन कैसे होगा? सुविधाएं कैसे होगी? हर आदमी का सपना है कि हमें कहीं जाना तो हम लोग यहाँ से बड़ी बड़ी ट्रेनों में जाएं या भारत में बैठें। कहाँ से बैठोगे? तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा। पैसा कहाँ से आएगा? जब इनोवेशन होंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, विकास होगा, यहीं से पैसा तो आएगा ना। तो ये भी एक मानक है कि गरीबी के पास, एक तो गरीबी पहले से, ऊपर से यहाँ बेचारे मर रहे हैं, तो उनकी समस्या क्या है? यहाँ समस्या आ रही। दूसरी बात यहाँ से आती है कानून तो तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। यानी कानून का व्यक्ति के अंतर्गत डर ना होना, ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने देखा होगा हाल ही में जंतर मंतर पे जो पहलवान है वो बैठे हुए हैं, इस पे मैं डिबेट भी करूंगा, अभी एक लेके आ रहा हूँ वीडियो। जिस देश में महिलाओं का पार्टिसिपेशन ऑलरेडी पहले से कम हो हर क्षेत्र में, और वहाँ बेचारी जो महिलाएं वहाँ जाने का प्रयास करती हैं कि समाज में कुछ चेंज करेंगे, उनके साथ कुछ खुकार डाकू बैठे हुए हैं जो उत्पन्न कर रहे हैं, उनके दिल पे क्या बीतेगी, सोचिएगा। जो महिलाएं घर से निकलने का प्रयास कर रही होंगी, वो क्या सोचेंगी? भैया हम नहीं जाना, माफ करिएगा, भाड़ में जाए दुनियादारी, राष्ट्रवाद सब चला गया, हमें तो भैया जीवन यापन सही से मिल जाए कि इज्जत खराब ना हो। लेकिन वहाँ बैठे हुए कुछ गद्दावर नेता, बैठे हुए कुछ वहाँ पे बाकी जो लोग हैं जो जस्म की ध्यान रखना, दौलत से प्यार करते हैं, सोचिए कितना देश कहाँ जा रहा है। एक देश में महिला सुरक्षित नहीं तो बाकी मानव सुरक्षित कैसे हो पाएगा भाई? हम अभी जेंडर को इक्वलिटी नहीं कर पाए, देश में विकास कैसे बराबर कर सकते हैं? तो ये सब मानक होने चाहिए कि जो कानून तोड़ने वाले हैं उनके ऊपर एक सख्त सजा होनी चाहिए कि भैया यदि आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ बहुत बड़ी सजा होगी। देखा भी होगा आप लोगों ने, जब हम पहले छोटे स्कूलों में, आज भी, हालांकि आज तो मारना पीटना बंद कर दिया है, पहले कोई बच्चा गलती करता था तो यहाँ पे उस बच्चे को निकाल के ग्राउंड में मारा जाता था और बाकी सब यहाँ देखते थे। इसका मतलब ये रहा कि ये डर चुके हैं कि आगे से ये गलती ये भी नहीं करेंगे। तो इससे हमें क्या करना है? उसके बाद यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ इनको ही क्या करना है, बिल्डरों को ही सचेत करना है, नागरिक को भी क्या करना है, जागरूक करना है। नागरिक जागरूक का मतलब ये हुआ कि अवैध संपत्ति बेचने खरीदने से बचे, कानून के बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए, कानून क्या कहता है निर्माण करते समय। अगर ये उसको जानकारी नहीं होगी तो फिर समस्या पैदा दोनों के साथ हो जाएगी। अगले पॉइंट में जो निर्माण स्थल है, जो निर्माण स्थल कहाँ कहाँ हो रहे हैं, ध्यान रखना, उनके लिए कुछ थोड़ी सी विशेष सुविधाएं की जानी चाहिए। जैसे जो मजदूरों के बच्चे हैं उनके प्रति कोई दया दृष्टि होनी चाहिए, यानी उनके लिए सुविधा मिल जाए, सुविधा में शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, पानी मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, पढ़ने के लिए किताब मिल जाए। ये व्यवस्था हो जाएगी तो कल को वो क्या होंगे, विकास कर पाएंगे, यानी कह सकते हैं उनका उचित कल्याण हो सकेगा। तो ये भी क्या है, एक उपाय का कारण है। नहीं है तो वो भी कल को मजदूरी बनेंगे, कल को वो भी वही बिल्डिंग गिरेगी वहीं जाके मरेंगे। तो यहाँ से पॉइंट बनना पड़ेगा। और ये लगातार सबसे बड़ी बात आज के समय में ये आ रहा है कि बिल्डिंग जहां 3 थी वहां 6 बनने का कारण क्या है? देखो, जहां 3 फ्लोर बनना था वहां इसको 6 फ्लोर में कन्वर्ट कर दिया। उसकी वजह ये हुई कि डिमांड ज़्यादा बढ़ी। डिमांड ज़्यादा जब बढ़ी, जब लोगों ने गांव से शहरों की तरफ पलायन करना स्टार्ट कर दिया। उस शहरों की तरफ पलायन करना स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि सुविधाओं के जानने के लिए कि भैया हम शहर में रहेंगे, अच्छी सुविधा मिल पाएगी, पानी भी ठीक मिल रहा है और बाकी जो बिजली वगैरह है। और इसके पीछे एक लॉजिकल वर्ड भी है कि यहाँ से संयुक्त परिवार लगातार अब टूटते चले जा रहे हैं एकल परिवार में, यानी पति पत्नी बच्चे तक ही आदमी सीमित रह चुका है। पहले दादा परदादा चाचा ताऊ कई वर्षों तक एंजॉय करते थे क्योंकि वहाँ भौतिकता युद्ध में हमें अपेक्षाएं कम थी। आज अपेक्षाएं इतनी है कि भैया जलेबी खाऊंगा तो अकेला मैं खाऊंगा, मैं सबको क्यों खिलाऊं। तो यहाँ ये वजह बन जाती है कि यहाँ पे सबसे बड़ी जो कारण है हमारे पास जो आज शहरीकरण हो रहा है, इसको भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अब शहरीकरण को हम रोक तो सकते नहीं कि भैया कोई शहर को मत आओ, जितने आगे उतना ही ठीक है, बाकी सब गांव में रहो, हम बिजली वहीं पहुंचा रहे हैं। तो ये एक जागरूकता का कानून है। सरकारें ये भी काम कर रही हैं, गांव तक वाईफाई पहुंचा रही है, गांव तक बिजली पहुंचा रही है, गांव तक सड़कें पहुंचा रही है, लेकिन इसके पीछे लॉजिकल वर्ड समझो। अभी जो बड़े बड़े शहर हैं
उन शहरों से लोग क्या करें, जैसे पहले गांव है तो गांव से वो कस्बों में कन्वर्ट हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हमें शहरीकरण तो हो रहा है, लगातार बढ़ेगा, लेकिन हमें छोटे छोटे कस्बों में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वहां भी पूरी होती रहें, जिससे कि जो सुविधाएं यहाँ 10% मिल रही हैं वहाँ 20% मिल रही हैं, तो लोग छोटी मोटी चीज़ों से ध्यान रखना, यानी यहाँ हमें कस्बों का निर्माण करना पड़ेगा। अब हम कस्बों का निर्माण करने से शहरीकरण की जो निजात समस्या है उसको हम लोग थोड़ा बहुत पा सकते हैं। तो जब आप दोस्तों उपाय के रूप में इतना उसको दे देंगे तो उसको लगेगा कि भैया ये जो बात कर रहा था मैं इस प्रश्न की, उसमें सारे घटक, सारी बातें मैंने एक सिंपल वे में, आप इसको एज इट इज लिख के आ जाइएगा। और इससे अब ऐसा नहीं इमारत गिनी है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई और प्रश्न पूछ लेता है इसके सापेक्ष में करके, वो घुमा के एथिक्स में प्रश्न पूछता रहता है। ये केस स्टडी का प्रश्न है, दिमाग में अगर आपके दिमाग में केस से सोल्यूशन नहीं आती तो आपको डीएम बनने कोई अधिकार नहीं है। फिर बार बार सीएम साहब को फोन थोड़ी करोगे, भैया ऐसे हो रहा है मेरे एरिया में, क्या करना चाहिए बताइएगा। तुमको अधिकार दिया गया, तुमको 144 भी दे दी जाएगी, जब मन करे जहां लगे लगा दो, ठोक दो किसी को भी, जिसको दिमाग में लग रहा है इसको जेल ठूसना ठूस दो, तुम्हारा अधिकार है पूरा। तो दिमाग में रखना चाहिए कि प्रश्न को टैकल कैसे करना है। तो दोस्तों यदि आप इस प्रोग्राम से थोड़े बहुत भी लाभान्वित हो पा रहे हो, ये जो पराकाष्ठा है आनंद की लगातार बढ़ती जा रही है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उसके बाद इसको शेयर भी करिएगा, और कोशिश करिएगा इसको लाइक सब्सक्राइब करने की भी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब काम मेरे डेडिकेट होने के बाद आप भी करेंगे, और इन लोगों तक पहुँचाएंगे कि मेंस का आंसर लिखा कैसे जाता है। तो नहीं भूलिएगा, अब विजेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है विजेंद्र सर ऑफिशियल, जाइएगा उस पर जुड़ जाइएगा, और वहाँ पे कोई दिक्कत आती है तो आज शाम को मैं सारे डाउट की सॉल्यूशन लेके 9:45 PM पे 9:45 पे लाइव आ रहा हूँ, पहली बार यूट्यूब पर। सवाल आपके होंगे, जवाब हमारे होंगे, सपने आपके होंगे, पूरे करने के लिए तैयारी हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।